हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने जीडीपी की जो गणना है उसकी विधियां पढ़ी थी, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। आज हम अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि चक्र होता है, दुष्चक्र होता है, ये क्या होता है और इसकी रिकवरी जब होती है तो किस कौन कौन से आकार लेती है उनका अध्ययन करेंगे और कुछ टर्म समझेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, फिर इसके बाद हम आज का कंटेंट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने एक अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो बताया वो औसतन कितना बताया, 20 रुपए बताया। तथा सन 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है और कौन करता है, VKRV राव द्वारा की जाती है। और यहां पे उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति औसतन आय कितनी है, 62 रुपए। और इस वक्त यानी VKRV राव ने बताया, यहां पर इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उन्होंने दो भागों में बांटा, प्राइमरी जो कृषि संबंधित था और सेकेंडरी जो उद्योग से संबंधित था। तीसरा हम जानते हैं, तीसरा पॉइंट यह है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है, जिसमें डी आर गार्डगिल और ये VKRV राव ये उस समिति के सदस्य रहे। और उस वक्त इन्होंने जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की, जो प्रति व्यक्ति आय की जो इन्होंने गणना की, तो वो जो प्रति व्यक्ति आय निकाली, कितना निकाला, 225 रुपए प्रति व्यक्ति आय। और आप जानते हैं कि 1951 में CSO की स्थापना होती है और CSO आपकी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इन सब चीज़ों की गणना करता है, जो कि 2019 में सरकार ने CSO और NSSO का विलय कर दिया। ठीक है, तो अब वर्तमान में हमने बताया कई बार कि जो GDP की गणना है, प्रति व्यक्ति आय की गणना है, कौन करता है, NSO करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि चक्र क्या होता है, वर्चुअस साइकिल इन इकोनॉमी एंड दुष्चक्र क्या होता है, विशियस साइकिल इन इकोनॉमी। वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस साइकिल, अर्थव्यवस्था में समृद्धि चक्र। अब ये क्या होता है, समृद्धि, हमने बताया था समृद्धि क्या होती है, जब पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की जो GDP है उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं तो वो हमारी क्या होती है, ग्रोथ रेट होती है, समृद्धि बोलते हैं, उसी को हम आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी देश में समृद्धि अच्छी है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ रेट अच्छी है तो इसका मतलब वहां GDP अच्छी है। GDP अच्छी है मतलब उत्पादन अच्छा हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ मतलब रोजगार मिला, रोजगार मिला यानी लोगों की आय अच्छी थी, आय अच्छी हुई तो बचत अच्छी हुई, बचत अच्छी हुई तो निवेश अच्छा हुआ, निवेश अच्छा हुआ तो पूंजी निर्माण, और पूंजी निर्माण तो आर्थिक समृद्धि दर। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था की समृद्धि चक्र है, यानी किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था समृद्धि में है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अर्थव्यवस्था दुष्चक्र में फंस जाती है, यानी अगर किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर कम हो जाता है, समृद्धि दर गिर जाती है, उसकी ग्रोथ रेट अच्छी नहीं होती, तो क्या होता है, समृद्धि दर उसकी कम हो गई तो फिर क्या होगा, यानी उसका GDP कम हुआ, GDP कम हुआ इसका मतलब उत्पादन भी नहीं हुआ, वस्तु और सेवा के उत्पादन में भी कमी आई, इसका मतलब रोजगार में भी कमी आई, रोजगार में कमी आई, आय में भी कमी आई, आय में कमी आई तो निवेश, बचत नहीं हुआ, बचत नहीं हुआ तो हम निवेश क्या करेंगे, निवेश भी कम हुआ, और निवेश कम हुआ तो पूंजी निर्माण भी कम, और पूंजी निर्माण कम तो पुनः समृद्धि दर कम। इस प्रकार अर्थव्यवस्था क्या है, एक दुष्चक्र में फंस गई। और इस प्रकार जब ये अर्थव्यवस्था अपने दुष्चक्र से बाहर निकलती है तो बहुत सारे आकार लेती है, जिनको हम अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में रिकवरी के आकार। ठीक है, आकार या प्रकार। ठीक है, तो कैसे कैसे आकार से अर्थव्यवस्था अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप को ग्रो करती है, हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो हम अर्थव्यवस्था में रिकवरी के जो आकार है, जैसे W शेप रिकवरी क्या है, Z शेप रिकवरी क्या है, U शेप, V शेप, K शेप, L शेप, ये सब रिकवरीज क्या है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं Z शेप रिकवरी क्या है। ये बहुत ही अल्पकालिक रिकवरी होती है और यहाँ इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है पेंटअप डिमांड। यानी अर्थव्यवस्था में जो Z शेप रिकवरी होती है वो पेंटअप डिमांड के कारण होती है। जैसे कोई अर्थव्यवस्था किसी भी बाह्य कारण से क्या हुआ, प्रभावित हुई, वहां पे क्या हुआ, रोजगार बंद हो गए, उत्पादन बंद हुआ, अर्थव्यवस्था हल्की सी मंदी और सुस्ती की स्थिति में आती है। तो होता क्या है, जैसे कोरोना के समय क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी पोजीशन पे आ गई थी जहां पे हर चीज बंद है, यानी लोगों के पास पेंटअप डिमांड, जो हमने वर्ड बोला कि पेंटअप डिमांड के कारण ये रिकवरी होती है। तो पेंटअप डिमांड कैसे, ये वही कोरोना जो हम रिलेट कर रहे हैं आपको। तो लोगों के पास पैसे तो थे उस वक्त खर्च करने के लिए, लेकिन वो खर्च नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ बंद था उस लॉकडाउन के समय में। तो क्या होता है, पेंटअप डिमांड क्या होता है कि पैसे हैं, लोग खर्च तो करना चाहते हैं लेकिन वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो बाह्य कारक हटता है, यानी जब वो लॉकडाउन हटा, तो लोगों ने क्या किया, जो जरूरत की चीजें उनको क्या किया, उन्होंने जरूरत से ज्यादा खरीद के रखने लगे, है ना, कि पता नहीं फिर से लॉकडाउन लग जाए, पता नहीं कब तक लगा रहेगा। तो लोगों ने भयवश बहुत ज्यादा सामान की शॉपिंग कर ली, बहुत ज्यादा चीजों की डिमांड कर ली। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था देखो, जैसे ये Z से ये है हमारी अर्थव्यवस्था, ये मंदी से सुस्ती भी यहाँ पे आती है। और क्या हुआ, ये बाह्य कारक के कारण अर्थव्यवस्था हमारी मंदी और सुस्ती में आई, लेकिन पेंटअप डिमांड के कारण, यानी ऐसे कारक जो बाह्य कारक है लेकिन वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं अर्थव्यवस्था में आई, एक बाह्य कारक से लॉकडाउन लग गया। ठीक है, लोगों के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाह्य कारक हटा
तो पेंट अप डिमांड ने क्या किया, उस अर्थव्यवस्था को तेजी से ग्रो कर देता है। यानी लोगों ने बहुत तेजी से वस्तु और सेवा का क्या है वो संग्रहण करने लगे, कंज्यूम करने लगे और बहुत ज़्यादा डिमांड कर दिया तो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो कर जाती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अब लॉकडाउन हमेशा के लिए हट गया, अब क्यों लोग संग्रहण करेंगे, क्यों लोग एक्स्ट्रा खरीद के रखेंगे, है ना। तो फिर वो अर्थव्यवस्था हमारी पुनः अपनी जो मूलभूत स्थिति है पुनः वापस नॉर्मल चलने लगती है, ठीक है। कंटिन्यू, यानी स्थिति फिर से सामान्य हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं बढ़ती, यानी ओवरऑल हमने ये देखा कि ऐसी रिकवरी जो बहुत अल्पकालिक होती है, जिसका रीजन क्या होता है, पेंट अप डिमांड, ठीक है। यानी वस्तु और सेवा के उपभोग के लिए पैसे होते हैं लेकिन किसी बाह्य कारण के वश वो खर्च नहीं कर पाते, और जैसे ही वो कारण हटता है स्थिति थोड़ी सामान्य होती है, लोग तेजी से वस्तु और सेवा का उपभोग करने लगते हैं और वो क्या होती है, जीडीपी तो बहुत तेजी से ग्रो करती है। और जैसे ही वो स्थिति और जैसे हमें पता चलता है कि ये जो बाह्य कारक है वो हट गया है तो लोग क्या करते हैं, बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था पुनः अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तो इस तरह अर्थव्यवस्था ने क्या किया, जेट शेप ले लिया, ठीक है। ऐसे हमारी इकोनॉमी चल रही थी नॉर्मल, ऐसे आई और हमने ग्रो किया और ऐसे, ठीक है। तो ये हुई हमारी जेट शेप इकोनॉमी रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं वी शेप रिकवरी क्या है। हमने कोरोना के टाइम में देखा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हम जानते हैं कि सुस्ती, स्लो डाउन, जब अर्थव्यवस्था में जीडीपी में तो ग्रोथ होता है लेकिन जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो उसमें वृद्धि नहीं, तो वो हमारी स्लो डाउन की पोजीशन होती है। और जब 2 तिमाही लगातार हमारी जो जीडीपी है वो नेगेटिव हो, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मंदी की पोजीशन, ठीक है। तो कोरोना में हमने देखा था कि कोरोना में 2021 में हमारी जो जीडीपी की जो 2 तिमाही लगातार क्या थी, ग्रोथ रेट क्या थी, वो नेगेटिव थी। यानी पहली जो तिमाही थी उसमें कितनी थी, -24% और दूसरी तिमाही में कितनी थी, -7.5%, ठीक है। तो हमारी जीडीपी जो है वो क्या करती है, अर्थव्यवस्था क्या करती है, वी शेप रिकवरी में क्या होता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था नीचे मंदी और सुस्ती की स्थिति में होती है, ठीक है, सुस्ती और मंदी की स्थिति में होती है, तो सरकार क्या करती है, जैसे ही वो यहां पर आती है मंदी की पोजीशन में, तो सरकार ने क्या किया, आर्थिक पैकेज की घोषणा कर देती है। जैसे भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी कोरोना के टाइम में, और जैसे ही सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करती है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भारत सरकार ने घोषणा की थी, तो जैसे ही सरकार ने घोषणा किया, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, तेजी से ऊपर की ओर डिप कर जाती है, ठीक है, रिकवर हो जाती है इसको, तो बहुत समय तक यहाँ पे रुकी नहीं रही। यानी जो मंदी की स्थिति थी वो बहुत लंबे समय तक बनी नहीं रही, यानी बेरोजगारी आई लेकिन इतनी दीर्घकालिक नहीं थी, यानी अर्थव्यवस्था तुरंत अपने आप को रिकवर कर लेती है। ये अर्थव्यवस्था अगर वी शेप से रिकवर होती है तो ठीक माना जाता है। लेकिन अगर कोई सरकार या कोई अर्थव्यवस्था क्या होती है, मंदी और सुस्ती और मंदी की पोजीशन में है, ठीक है। अब देखिए, अगर सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी, ठीक है, अगर ये रिकवर ना हुआ होता तो फिर क्या होता, यानी वो पोजीशन अगर ऐसे चलती, वी शेप ना लेकर यू शेप ले लेती, अगर वो रिकवर नहीं होती जल्दी तो वो यू शेप ले लेती। यू शेप में क्या होता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी और सुस्ती की स्थिति में होती है और सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा तो करती है लेकिन वो बहुत टाइम ले लेती है, रिकवर होने में बहुत समय ले लेती है, ठीक है। जैसे हमने घोषणा कर दी, अब वो रिकवर होने में टाइम लग रहा है, तो ये क्या होती है, ये एक लंबा समय ले लेती है, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाती है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए वी में क्या हुआ था, हम यहाँ पे आए, जैसे ही मंदी और सुस्ती की स्थिति आई सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। अच्छा, सरकार ही क्यों कर रही है आर्थिक पैकेज की घोषणा, हमने पढ़ा था जब हम जीडीपी एक्सपेंडिचर निकाल रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जब परिवार और कंपनी, निजी कंपनी, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब परिवार ने डिमांड कम कर दी तो इन्वेस्टमेंट कम कर दिया कंपनी ने, उन दोनों ने अपने अपने खर्च को सीमित कर लिया, तो अर्थव्यवस्था में वो जो चक्र है, आर्थिक चक्र है, उसको बनाए रखने के लिए सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार आगे आती है, आधारभूत संरचनाओं को चाहे निर्माण करके हो, चाहे करों में छूट देकर हो, चाहे बैंकों में ब्याज दरों में छूट हो, चाहे सब्सिडी हो, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था को फिर से चलायमान बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था में फिर से समृद्धि लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक बाह्य कारक के तौर पर। तो सरकार ने क्या किया, अब यहाँ पे आर्थिक पैकेज की, ये अर्थव्यवस्था नीचे आई, मंदी की स्थिति में आई और सरकार ने क्या किया, आपकी आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रही है, टाइम लग रहा है उसको, अब वो ऐसे चली जा रही, लेकिन एक काफी लंबे समय के बाद अर्थव्यवस्था ने खुद को रिकवर किया। तो ये होती है वी शेप रिकवरी, ये दीर्घकाल में होती है, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्याएं क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। अगर हमारी जो वी शेप रिकवरी है, देखो ये अगर एक होती है डब्ल्यू शेप रिकवरी, डबल डिप रिकवरी। डबल डिप रिकवरी कैसे कि हमारी जो इकोनॉमी, हमने देखा जो कोरोना का जो टाइम था, अर्थव्यवस्था मंदी की पोजीशन में गई, मंदी में गई और जैसे ही सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी अर्थव्यवस्था ने खुद को रिकवर कर लिया, ठीक है। लेकिन फिर से क्या हुआ, हमने देखा दूसरे फेज की जो कोरोना है, दूसरे फेज का कोविड आया, फिर उसमें क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पुनः मंदी में चली गई। सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी वो तो चली रही, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब सरकार ने अन्य सहायता की, कैसे, वैक्सीन ली, वैक्सीन लोगों को उपलब्ध कराया ताकि लोग जो जीवन के प्रति जो मृत्यु का जो भय था, जीवन का जो भय था, उससे दूर किया जा सके और लोग पुनः अपने अपने काम में लौटे, और जिससे अर्थव्यवस्था ने क्या किया, डब्ल्यू शेप की रिकवरी ली। यानी हमारी अर्थव्यवस्था नीचे, कोविड का जो फर्स्ट फेज था हमारी अर्थव्यवस्था नीचे आई, सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, रिकवर हुई, लेकिन पुनः दूसरे कोविड का जो फेज आया अर्थव्यवस्था फिर से नीचे गई, लेकिन सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध करा दी और अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक पैकेज चल रहा था वो तो ठीक है, अब लोग अपने काम पर पुनः लौटे, अर्थव्यवस्था पुनः चालू हुई और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी, पुनः रिकवर हुई, ठीक है। तो इस तरह अर्थव्यवस्था कौन सा आकार ले लेती है, डब्ल्यू आकार, ठीक है। इसे बोलते हैं डबल डिप रिकवरी। क्या बोलते हैं, डबल डिप रिकवरी, ठीक है।
अगर हमने एक बताया था अभी यूसेफ जो हमने बताया था, अगर सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और ये रिकवरी एक लंबे समय बाद रिकवर होती है तो यूसेफ है। लेकिन अगर ये अर्थव्यवस्था रिकवर ही ना हो रही हो, ये अगर कोई अर्थव्यवस्था मंदी और सुस्ती की स्थिति में है, सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी, अब वो यू शेप ना लेने के बजाय वो बस ऐसे चली जा रही, वो नीचे होना बंद हो गई है, और जो नीचे जा रही थी वो तो बंद हो गई है, लेकिन वो अभी ग्रो नहीं कर रही, तो कौन सी शेप ले लेती है हमारी? एल शेप रिकवरी। यानी अर्थव्यवस्था मंदी में आई, सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, लेकिन उससे कोई बहुत लाभ नहीं दिख रहा है, सरकार की नीतियों में बहुत लाभ नहीं दिखा, जो लोग हैं जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई उससे भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, तो ये क्या होती है? एल शेप रिकवरी। जैसे अभी आप देखें श्रीलंका और पाकिस्तान, यहां सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन भी किया, और सरकार इस जब ये वाली रिकवरी होती है, जब अर्थव्यवस्था ऐसी रिकवरी से का सामना करती है, ऐसे दुष्चक्र का सामना करती है, तो सरकार को अपने अमूलचूल परिवर्तन करने पड़ते हैं, अपनी नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं और बहुत अच्छी मौद्रिक नीतियों को लाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान की अभी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी स्थिति में है? एल शेप में। यानी अर्थव्यवस्था नीचे गई, सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, लेकिन अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं देखने को मिल रही, वो रिकवर नहीं हो रही, हाँ और नीचे गिरना बंद हो गई, लेकिन वो अभी कंटिन्यू ऐसे चल रही। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होती है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, जो जीवन स्तर होता है वो बहुत अच्छा नहीं रह जाता है। एक नेक्स्ट जो हम देखते हैं के शेप रिकवरी। कोरोना के समय जब भारत में बोला गया कि भारत की जो जीडीपी है वो वी शेप रिकवरी थी, ठीक है, हालांकि अर्थशास्त्रियों ने माना कि भारत की जो जीडीपी रही है, अर्थव्यवस्था रही है, उसने जेड से भी फेस किया, यानी नीचे गई, लेकिन हम पेंटअप डिमांड के कारण, जैसे ही हमने लॉकडाउन खुला था, लोगों ने कैसे डिमांड किया था, तो जेड से रिकवरी को भारत की अर्थव्यवस्था ने फेस किया, वी से भी फेस किया, सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और डिप कर गया, और डब्ल्यू से भी हमने देखा फेस किया, कोरोना का सब सेकंड फेस चल रहा था। तो कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था उसने के सेफ रिकवरी भी फेस किया। के सेफ रिकवरी कैसे? कि जैसे कोई अर्थव्यवस्था है मंदी और सुस्ती और मंदी की पोजीशन में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, मंदी आई, अब क्या हुआ? सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। अब घोषणा की तो क्या हुआ? कुछ क्षेत्र डेवलप हो गए, कुछ क्षेत्रों ने अपना तो विकास कर लिया, लेकिन कुछ क्षेत्र पीछे रह गए। यानी कोरोना में क्या हुआ था, आप देखे होंगे जब कोविड का फेज आया तो सरकार ने क्या हुआ? आर्थिक पैकेज की घोषणा की और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पे छूट दे दी कि काम पे जाओ, रोजगार पे जाओ, लेकिन कुछ जैसे स्कूल को बंद रखा, पार्क को बंद रखा, जिम को बंद रखा, तो कुछ ऐसे फील्ड जो थे वो पीछे रह गए। यानी एक एग्जाम्पल था, यानी कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो आगे निकल गए और कुछ क्षेत्र अविकसित रह गए, यानी पीछे रह गए, वो नीचे ही आ गए, यानी कुछ क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे आ रहे हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री जैसे अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि नहीं, जो कोरोना का जो फेज था, सरकार जो बोल रही कि वी सेफ रिकवरी थी, वो वी सेफ नहीं थी, एक्चुअली वो के सेफ थी। जैसे हमने बताया कि सरकार ने जो अपनी आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो सब्सिडियां दी, तो उससे क्या कुछ क्षेत्रों को फायदा हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र पिछड़ गए। तो उन्होंने कहा कि के सेफ रिकवरी है। ये रिकवरी जब होती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलती है, यानी आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हमने देखा कि वी सेफ रिकवरी क्या है, एल सेफ रिकवरी क्या है, यू सेफ रिकवरी क्या है, डब्ल्यू सेफ रिकवरी क्या है, जेड सेफ रिकवरी क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स समझते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, सतत विकास क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, इन टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ क्या है। यह एक भौतिक अवधारणा है जो मात्रात्मक होती है, यानी इसकी गणना की जा सकती है, और गणना की जा सकती होगी तो कुछ सूचक होंगे, जैसे जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है? हमारी आर्थिक समृद्धि है। ठीक है, यानी इसकी मात्रा, इस जीडीपी को हम गणना कर सकते हैं, जीडीपी की हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। तो ये किससे संबंधित होता है? ये भौतिक अवधारणा है जो मात्रात्मक, यानी जो मात्रात्मक होती है, इसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है तो हम उसकी गणना कर सकते हैं कि ये कितने रुपए कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई? आर्थिक समृद्धि। ठीक है, दूसरा क्या वर्ड है? आर्थिक विकास। अब ये क्या है? जैसे अब कोई व्यक्ति खुश है, आप उसको कैसे मेजर करोगे? कोई व्यक्ति दुखी है, कैसे उसको मेजर करोगे? तो आर्थिक विकास, जिस प्रकार आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होती है, वैसे ही आर्थिक विकास क्या है? ये गुणात्मक होती है। इसके सूचक कौन कौन से हैं? जैसे मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ये क्या है? ये इसके सूचक होते हैं, यानी ये गुणात्मक होती है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, इसको आप कि कोई पैरामीटर है कि कोई कितना खुश है, इतने इंच खुश है, इतना, ठीक है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता। ठीक है, तो ये गुणात्मक होता है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में फिर संबंध क्या है? देखो, आप जो खाड़ी देश हैं, आपने उनके बारे में एक स्टेटमेंट सुना होगा कि उनके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो विकसित देशों में नहीं गिने जाते। क्यों? क्योंकि आप वहां पर देख रहे हैं वुमेन्स की पोजीशन क्या है, वहां पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। जब कोई देश विकसित कब माना जाता है? जब वो हर फील्ड में, हर तरह, भौतिक रूप में ही नहीं, उसने अपने थिंकिंग, मेंटली रूप में भी वो डेवलप हो, तभी वो डेवलप कंट्री माना जाता है ना। तो उसको, खाड़ी देश को हम बहुत ज्यादा समृद्ध तो मान लेते हैं, लेकिन हम उनको विकसित नहीं मानते आज भी। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत, उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी है, तो हम उसको ये नहीं मान सकते कि आप बहुत सारे ऐसे लोग देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी सुनते होंगे कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है,
है ना, उनकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पैसे होने के बाद भी कुछ लोग दुखी रहते हैं, है ना। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध, आर्थिक समृद्धि को मुख्यतः आर्थिक विकास पोषित करे जरूरी नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक समृद्धि हो। कैसे? जैसे अगर आपके पास आर्थिक समृद्धि आपकी बहुत अच्छी है, आर्थिक समृद्धि अच्छी, इसका मतलब आपकी जीडीपी दर बहुत अच्छी थी, जीडीपी दर बहुत अच्छी थी, इसका मतलब वस्तु और सेवा का उत्पादन अच्छा रहा, यानी रोजगार अच्छा रहा, रोजगार अच्छा रहा तो आपकी आय अच्छी रही, सरकार ने क्या किया, जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा किया, और जीएसटी कलेक्शन हुआ तो मतलब राजस्व कर में बहुत अच्छी वृद्धि हुई, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी, संसाधनों में बढ़ोतरी कर देगी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देगी, तो जीवन स्तर में अच्छा सुधार होगा। यानी हमारी आर्थिक समृद्धि किस प्रकार हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि पर ज्यादा निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये क्या होता है? भारत में जो इसकी अवधारणा है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको दी गई, ठीक है। तो ये होता क्या है, आपने एक स्लोगन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, यानी हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या रईस हो, हर भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, हर आर्थिक क्षेत्र, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र, यानी हर किसी की अपनी सहभागिता हो, हर किसी का उस सहभागिता में विकास हो, यही हमारा क्या है, समावेशी विकास, ठीक है। और ये कैसे हम निकालते हैं, अगर हम किसी चीज का समावेशी विकास निकालें तो कैसे निकालेंगे, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास अगर दोनों का योग, दोनों को जोड़ दे, दोनों का योग हमारा समावेशी विकास दर्शाता है, यानी अच्छी इनकम हो और अच्छा जो जीवन स्तर हो, ये है अगर, तो हम मान लेते हैं कि वहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा, समावेशी विकास बहुत अच्छा है। तो समावेशी विकास आप समझ गए, सिंपल सा यही है कि सबका साथ सबका विकास, हर किसी की सहभागिता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का हो, किसी भी आर्थिक क्षेत्र से आता हो या किसी भी वर्ग स्तर से आता हो, सबका साथ हो और उसमें सबकी जो सहभागिता है वो, और उस सहभागिता के साथ सबका उसी अनुपात में उनका विकास भी सुनिश्चित हो, कोई हाशिए पे ना रह जाए, ठीक है। ये हमारा है समावेशी विकास, ठीक है। नेक्स्ट हम टर्म समझते हैं सतत विकास, ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पिछली वीडियो में बताया था, नॉर्मल इतना समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास ये कहता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को तो हम पूरा करें ही, साथ में भविष्य की आवश्यकताओं को भी हम बचा के रखें, भविष्य की आवश्यकताएं भी हम पूरी कर सके, हम ऐसा वर्तमान में वस्तु और सेवा का उपभोग करें कि हमारी भविष्य में भी जो पीढ़ियां हैं वो भी उनका उपभोग कर सकें। जैसे आप कमाते हैं, सपोज आप 100 रुपए कमाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पूरे 100 रुपए नहीं खर्च कर देते, आप क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, सेविंग करते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा। तो ऐसे ही प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं, कुछ संसाधन जो पुनः हमें प्राप्त नहीं होते, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, बहुत लंबी प्रक्रिया में प्राप्त होता है, अगर ये गए तो गए, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम बचाएंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन चीजों का उपभोग कर सके, वो भी आने वाले समय में जो सुख सुविधाएं हैं उनको लाभ उठा सके। तो ये सतत विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा दी गई, और इसके तहत 2070 में शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया, और भारत ने 2025-26 में जो पेट्रोल डीजल में उसमें इथेनॉल को 20% करने का जो टारगेट है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 2021 में उन्होंने टारगेट E10 का पूरा कर लिया है भारत ने, और 25-26 में E20 का टारगेट पूरा करने का उन्होंने भारत ने लक्ष्य रखा है। और भारत ने यह भी लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा जो सौर ऊर्जा होगी, यानी इससे क्या होगा, जो कोयला है, जो कोयले की खपत को कम करेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सतत विकास के तहत कौन कौन से देश ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि भाई अब सतत विकास करना है, वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी और भविष्य के लिए कुछ बचाएं, तो हर व्यक्ति कुछ अपनी टर्म्स कंडीशंस जो होती हैं, जो विश्व पर्यावरण जब सम्मेलन होता है, हर देश अपने अपने शर्तें रखता है, तो अब कौन देश कौन सी शर्त मानता है, किस शर्त के अनुकूल जाता है, ये उसके विकास पर निर्भर करता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे अल्प विकसित या विकासशील जो देश हैं, उनको अपने देश को विकसित करने के लिए अगर वो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो अभी उनको उतनी पाबंदियां नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अविकसित रह गए किसी कारणवश, अगर उपनिवेशवाद का शिकार बने तो वो क्या हुआ, वो उपनिवेश रहे, अन्य देशों का कॉलोनी बन के रहे, तो उनका शोषण हुआ। तो अब उनको जब विकास का समय आया, आपने तो विकास कर लिया, अब उनके विकास का समय आया तो आप बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सैंक्शंस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उनको भी ये लक्ष्य, लेकिन हाँ, अब उनको ऐसा नहीं कि आपका विकास नहीं हुआ था तो आप अंधाधुंध कार्बन उत्सर्जन करें, आपको भी एक निश्चित सीमा तय करनी होगी। भाई आप पिछड़े थे, पिछड़े रह गए, तो अब हमेशा पिछड़ापन का तो रोना रोएंगे नहीं। तो ये बोला गया कि भाई एक टारगेट फिक्स करो। तो भारत ने भी 2070 में शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा, और 2030 में भारत ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया कि भाई मैं 500 गीगावाट बिजली का हम उत्पादन करेंगे, 500 गीगावाट बिजली का, किससे, सौर ऊर्जा से, ठीक है, जिससे हमारी कोयले की जो खपत होगी वो बचेगी, ठीक है। और पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए हमने क्या किया, हम उसमें एथेनॉल मिलाएंगे, E20 के लक्ष्य को 25-26 में पूरा करेंगे, और E10 के लक्ष्य को हमने 20-21 में पूरा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम एक वर्ड पढ़ते हैं हरित जीडीपी। देखो हरित जीडीपी जो है वो सतत विकास से ही संबंधित है, यानी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको पर्यावरण को बचाना होगा। तो हरित जीडीपी यही कहती है कि आप अपना जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उसके कारण पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को आप हटा दो तो आपकी हरित जीडीपी आ रही है। यानी ऐसे समझिए कि आप कुछ
उत्पादित कर रहे हैं, कोई देश मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी भी चीज की, ठीक है, और वहां पे जो उत्सर्जन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, अब आप क्या करेंगे, उस प्रदूषण को ठीक करने के लिए आप उसका टैक्स देंगे। उस प्रदूषण को ठीक करने के लिए आप अपने जो जीडीपी, जो आपने कमाई की, उसमें से कुछ हिस्सा निकालिए, जिसकी वजह से आप जिस उत्पादन, जिस जीडीपी, जिस ग्रोथ को आपने प्राप्त करने के लिए अपने पर्यावरण का नुकसान किया, उस पर्यावरण की भी तो क्षतिपूर्ति करेंगे ना। तो उसे बोला गया हरी जीडीपी, यानी आपने जो कमाई की उसमें से कुछ हिस्सा निकालिए ताकि आपने जो पर्यावरण का नुकसान किया उसकी भरपाई हो सके, ठीक है। तो जब आप अपने कमाई हुई जीडीपी से पर्यावरण नुकसान को हटा देते हैं तो हमारी ग्रीन जीडीपी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो भारत में इस ग्रीन जीडीपी की गणना नहीं होती है, लेकिन आरबीआई ने वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने क्या बोला था आरबीआई ने, कि भारत की जो जीडीपी है, अगर भारत की जीडीपी को ग्रीन जीडीपी में बदला जाए तो 10% जो जीडीपी है भारत की, अगर हटा दिया जाए भारत की जीडीपी से 10% कम कर दिया जाए तो हमारी ओरिजिनल यानी ग्रीन जीडीपी निकलेगी, ठीक है। तो ग्रीन जीडीपी अभी जो विकसित देश हैं उन पे लागू होती है, लेकिन भारत अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक अभी अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, और जितने अल्प विकसित देश है उनके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई, लेकिन एक निश्चित समय, जैसे भारत ने अपना निश्चित समय दिया कि भाई मैं 2070 तक अपनी जो कार्बन उत्सर्जन उसको कम कर दूंगा, ठीक है। तो जो विश्व है, तो विश्व की अभी जो वर्तमान में जो जीडीपी है वो कितनी $100 ट्रिलियन है, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, $180 ट्रिलियन। और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट अगर कहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जीडीपी कहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, वहां उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण भी तो होगा। पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अपने आप, तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। यानी जो आर्थिक, जो समृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है, उसका बढ़ना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, ठीक है। अगर कोई किसी देश की जो आर्थिक ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, अगर वो बढ़ रही है समृद्धि दर, तो पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल नहीं माना जाता, ठीक है। तो आप ग्रीन जीडीपी समझ गए कि जो कोई भी देश जो जीडीपी का उत्पादन करता है उनमें जो पर्यावरण को क्षति और नुकसान है वो हिस्सों को हटा दे, फिर जो जीडीपी बचती है वो उसकी क्या होती है, ग्रीन जीडीपी होती है, ठीक है।